मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत की थी और उसके एक प्रश्न को लेकर के विस्तार से आपसे चर्चा की थी। आज मैं उसी विषय के एक दूसरे प्रश्न को लेकर के आप सबसे बातचीत करने जा रहा हूं। ये जो दूसरा प्रश्न है, इसका स्वरूप थोड़ा सा अलग तरीके का है और ये पॉलिटिकल साइंस के साथ होता है, इसलिए कि जो पॉलिटिकल साइंस है अपने आप में बहुत व्यापक विषय है। आप देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में लॉ तो आता ही है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें समाज भी आ जाता है, कहीं न कहीं उसमें इतिहास भी आ जाता है। हालांकि ऐसा सभी विषयों के साथ है, लेकिन जब प्री एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के साथ ऐसी स्थिति कुछ ज्यादा ही होती है। किस सब्जेक्ट को लेकर के ज्यादा होती है, यह मैं स्पेशली इस पर जोर देना चाहूंगा कि वह सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इतिहास। क्या आपको नहीं लगता कि इतिहास और राजनीति का बहुत ही निकट का संबंध है? आप बताइए कि जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो नो डाउट कि जब आप किसी युग के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो उस युग की क्या सामाजिक व्यवस्था थी, क्या आर्थिक व्यवस्था थी, क्या मान्यताएं थी, इन सभी बातों के बारे में आप पढ़ते हैं। लेकिन मूल क्या होता है? शुरुआत आप किससे करते हैं? राजनीतिक व्यवस्था से, यानी कि उस समय का शासक कौन था, उनकी नीतियां क्या थी, राजनीतिक प्रणाली। ये बात मैं स्पेशली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, उस दौर में यदि आपके दिमाग में इतिहास है तो मान करके चलिए कि पॉलिटिकल साइंस में जो भूल भुलैया तैयार कर दिया गया है आपके लिए, आपको भटकाने के लिए, आप उससे अपने आप को बचा लेंगे, भटकने से बच जाएंगे। ऐसा अक्सर होता है। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो मेरा जो कंसर्न है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा है, और जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो मेरा जो कंसर्न है वह फ्रीडम मूवमेंट से ज्यादा है। आपको मालूम है कि फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ही बकायदे इस तरह के एक्ट आ चुके थे जिनके जरिए उस समय ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। ऐसे एक्ट आ चुके थे, और जब हमने अपना संविधान बनाया है तो डेफिनेटली वे जो एक्ट आए हुए थे उनसे हमने काफी कुछ लिया है। आप देखिए कि जो हमारा पैटर्न है पूरा का पूरा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का पैटर्न हो, चाहे वो जुडिशरी का पैटर्न हो, यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है वो तो ठीक है, भारतीय है, लेकिन उसका जो ढांचा है वो काफी कुछ उसी से मिलता जुलता है। जो 1909 का अधिनियम आया, 1919 का अधिनियम आया, 1935 का अधिनियम आया, और इस बीच में जो छोटी मोटी दूसरी व्यवस्थाएं होती रही। और सीधी सी बात है कि आपको फ्रीडम मूवमेंट तो पढ़ना ही है, पढ़ना ही नहीं है बल्कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, अदरवाइज आपका जो इतिहास है वो अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों, मैं अब आपके सामने एक ऐसा ही प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें फ्रीडम मूवमेंट की जानकारी आपकी बहुत मदद करेगी। यदि आप सीधे सीधे किसी किताब से इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी किताब क्यों न हो, तो आप असफल होंगे, और नतीजा ये होगा कि या तो आप इस प्रश्न को छोड़कर आ जाएंगे, या यदि आप जोखिम उठाएंगे तो हो सकता है कि गलत हो जाए। लेकिन यदि आपके दिमाग में मॉडर्न इंडिया रहा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह बहुत ही सरल हो जाएगा आपके लिए। ऊपर से देखने पर यह प्रश्न कठिन लगता है, और हो सकता है कि जब आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही एहसास हो कि अरे बाप रे, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, बेहतर है कि मैं इसे छोड़ दूं। इसलिए लगेगा आपको कि बेहतर है कि मैं इसे छोड़ दूं क्योंकि जो प्रश्न है वो थोड़ा लंबा है। तो लगता है कि इस लंबे प्रश्न को क्यों पढ़ा जाए, इसमें क्यों समय खराब किया जाए, किसी दूसरे प्रश्न से उलझा जाए। एक तो प्रश्न को पढ़ने में ही ज्यादा समय लग जाएगा, और ऐसा सोचकर हो सकता है कि आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट ही न करें, जबकि है ये बहुत सरल। इसलिए मैं इसे नाम देना चाहूंगा कि पॉलिटिकल साइंस का ये बहुत कठिन प्रश्न है जो ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन जब जरा भी आप इसके अंदर उतरने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत सरल बन जाता है। आप देखिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं अब प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन पेपर सेट ए। ये कथन वाला प्रश्न है, कथन 1 और कथन 2, और इसके बाद आपको मालूम है कि 4 विकल्प दिए जाते हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या है, इस तरह के विकल्प हैं। राइट, ध्यान से सुनिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप अपने दिमाग में हिस्ट्री को ले आइए, मॉडर्न इंडिया को ले आइए। मैं जिन एक्ट की बात कर रहा हूं उन एक्ट को ले आइए। देखिए, यहां जो मैं एक्ट की बात कर रहा हूं उसे आप ब्रिटिश जो कंपनी थी उस समय के एक्ट से मत जोड़ करके देखें। आप अपने आप को केवल ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो एक्ट पारित हुए हैं आप उनसे जोड़ करके देखें। राइट,
जैसे ही आप उन्हें जोड़ करके देखेंगे, मैं अब प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, यानी कि कथन 1 और कथन 2 रख रहा हूं। आप अपना ही पुनर्मूल्यांकन कीजिएगा कि जैसे ही आप मेरे कथन को सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में तथ्य उभर रहे हैं कि नहीं उभर रहे हैं। तथ्य यानी कि हिस्ट्री उभर रही है कि नहीं उभर रही है। और यदि आपके दिमाग में हिस्ट्री उभर रही है तो विश्वास कीजिए कि ये कथन सही है या गलत है, तुरंत आप इसका भी फैसला कर देंगे। पहली बात, आपके दिमाग में इतिहास के तथ्य उभरने चाहिए कि उस दौर में क्या हो रहा था। और दूसरी बात कि जैसे ही तथ्य उभरेंगे, आपके दिमाग में यह बात आ जानी चाहिए कि यह कथन सही है या गलत है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको इस तरह के उत्तर के लिए यही फैसला करना पड़ता है कि कथन 1 सही है, गलत है, कथन 2 सही है, गलत है। जब दोनों कथनों के सही और गलत होने का आप फैसला कर लेते हैं तो तीसरे चरण पर फिर आप इसका निर्धारण करते हैं कि जो कथन 2 है वो कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये तीसरे स्टेज की बात है। पहले हम इसका तो फैसला करें कि वो सही है या नहीं है, राइट। तो दोस्तों, कथन 1, सतर्क हो जाइए, इतिहास पर दृष्टि ले जाइएगा अपने दिमाग को। भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करते हैं। अब आप देखिए कि अनुरक्षण जो शब्द इस्तेमाल किया है उसका अंग्रेजी में शब्द है मैनेजमेंट। बताइए, आप किसी राज्य में रहते हैं, उस राज्य की जो जेल व्यवस्था है वो किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन है या राज्य सरकार के अधीन है? दूसरी बात, आपके राज्य के गृह मंत्री होते हैं, गृह मंत्री के अधीन क्या होती? पुलिस व्यवस्था होती है, और साथ ही साथ जेल भी उन्हीं के अधीन होते हैं। जेल का अनुरक्षण कौन करता है? जेल को मैनेज कौन करता है? बहुत ही व्यावहारिक स्तर की बात है। आपको तुरंत उत्तर मिलेगा कि हाँ, जो जेल है वो तो राज्य सरकारों के अधीन है, राज्य सरकार ही उनकी देखरेख करती है। क्लियर है? इसमें तो कुछ भी नहीं है, यानी कि ये सही है। वो अपने नियम कानून बनाती है और उसके हिसाब से उसका मैनेजमेंट देखती है। मुझे लगता है कि अगर इतनी व्याख्या मैंने नहीं भी की होती तो बड़े आराम से आप इसके बारे में सोच चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। इसके बाद है कथन 2। अब यहां आप इतिहास को लेकर के आइएगा। भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। आप देखें कि यहां 2 तथ्य हैं जिसमें आपको उलझाने की कोशिश की गई है। जो पहला तथ्य है वो ये है, जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894। मान करके चलिए, ज्यादातर मामलों में जब इस तरह के अधिनियमों की बात होती है, वर्ष की बात होती है, तो वो सही होते हैं। 1894 में बना था जेल अधिनियम अंग्रेजों के समय में, और आप जानते हैं कि उस समय तो जेल कितने महत्वपूर्ण स्थान थे अंग्रेजों के लिए, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के अधीन में रहा। अब शुरू से आप उस समय के एक्ट को पढ़ते चले जाइए। जब हमारे यहां बकायदे प्रांतीय सरकारें और केंद्र सरकार स्थापित हो गई, बकायदे पहले तो केंद्रीय हुआ करती थी, बाद में प्रांतीय सरकारें आई, तो जो विषय का बंटवारा किया गया उसमें साफ तौर पर जो जेल है वो बकायदे राज्य सरकारों के अधीन ही रहा, प्रांतीय सरकारों के अधीन ही रहा। तो उस समय से ये चला रहा है और आज भी वह ज्यों का त्यों जारी है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीधी सी बात है। तो अब आप देखिए कि पहला कथन है कि नियंत्रण राज्यों के अधीन है, और दूसरा कथन है कि इस अधिनियम के तहत नियंत्रण राज्यों के अधीन है। तो सीधी सी बात है कि जो कथन 2 है वो कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है, और इस तरीके से जो उत्तर होगा वो ए हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से इतिहास यहां आपकी मदद कर रहा है। चलिए, आपको एक्ट मालूम नहीं होगा तो उस समय की घटनाओं को आप याद करने की कोशिश कीजिए कि घटनाएं किस तरह से घटित होती थी, राज्य सरकारें उस समय क्या करती थी, कि केंद्र सरकार ही के हाथ में ही सब कुछ अधिकार होते थे। जरा भी ध्यान से अगर आपने फ्रीडम मूवमेंट के एक्ट को पढ़ा होगा, जो कि आपको पढ़ना ही चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि इसे हल कर पाना आपके लिए थोड़ा सा भी मुश्किल काम लगेगा। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।